हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रो। कहते हैं कि आज के टाइम में या हम पहले की बात करें, हर टास्क को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी होती है। मतलब एक प्लान बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बिना किसी प्लानिंग के हम कोई काम करते हैं तो बड़ी मुश्किल से या कभी कभार ही हम हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं, सक्सेस होते हैं, उसको अचीव कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर एक पर्सन है वो वैकेशन पे जाना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत सारे मैटर है जो ध्यान में रखेगा। कब जाए, कैसे जाए, ठीक है, और कितने दिन वहाँ रहे, कहाँ पे रहे, और ट्रांसपोर्ट का मोड क्या होगा, मतलब किस तरीके से जाएगा, भाई रेल से जाएगा, बस से जाएगा, ठीक है। तो वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करता है। ठीक है, ये सब करने के बाद ही वो अच्छे से एंजॉय कर पाएगा, सक्सेस अचीव कर पाएगा। इसी तरीके से जो एक ऑडिटर होता है वो भी प्रिपरेशन करता है ऑडिट वर्क करने से पहले। तो वो कहता है कि व्हाट ही इज टू डू डिपेंड, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे जिसमें उसे अपॉइंट किया गया है। तो कहता है ऑडिट वर्क को स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर को ना कुछ फैक्ट्स है उनको ना क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। अगर ऑडिटर है, ऑडिटिंग कर रहा है अकाउंट्स की ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे नंबर ऑफ ईयर्स तक, तो उसे अवेयर होना चाहिए बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के। कई बार समटाइम इन रिलेशन टू सर्टेन फैक्ट, जो ऑडिटर होता है वो रेफर करता है टू फाइल कंटेनिंग प्रीवियस ईयर ऑडिट डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन करता है ऑडिट वर्क की उसके बेसिस पे। बट अगर कहता है कि वो ऑडिटिंग कर रहा है अकाउंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के पहली बार, तो उसे अपना काम करने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत होती है। तो कहता है कि बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क फर्स्ट टाइम, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। वो क्या है, तो पहला तो भाई जो भी काम उसे दिया गया है उसका स्कोप कितना बड़ा है, उसका नेचर क्या है। तो कहता है ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले जो ऑडिटर होता है वो डिटरमाइन करता है स्कोप ऑडिट का, कि भाई कि सिर्फ एक पार्ट है बुक्स का वो ऑडिट करना है या सारी बुक्स को ऑडिट करना है। जो स्कोप है ऑडिट का वो डिपेंड करता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑडिटर के बीच में एंड उसके अपॉइंटर के बीच में, जो भी टर्म एंड कंडीशंस है उसके अपॉइंटमेंट लेटर की। ठीक है, लेकिन लगा लो अगर स्टैच्यूरी ऑडिट होता है तो जो स्कोप होता है वो किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, लॉ के द्वारा। तो इसको इनहेंस किया जाता है किया जा सकता है अपॉइंटर या ऑडिटर के द्वारा, लेकिन इसको कम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जो ऑडिटर है उसको कोई काम दिया जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने से रिलेटेड, पीएनएल बनाने से रिलेटेड, तो कहता है कि वो अकाउंटेंट की कैपेसिटी में आता है। लेकिन अगर वो ये काम करता है तो उसके उसे उसके लिए अलग से रिम्यूनरेशन, अलग से पैसा मिलना ज़रूरी है। ठीक है? तो यही है कि वो अगर किसी और पर्सन का काम भी अलॉट कर दिया जाता है तो उसे उसके लिए अलग से पैसा मिलना चाहिए। फिर ऑडिट करने से पहले वो ऑब्जेक्टिव देखेगा कि भई ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटिंग कर क्यों रहा हूँ? तो ऑडिट का काम शुरू करने से पहले ऑडिटर फाइंड आउट करता है ऑब्जेक्टिव क्या है, अपॉइंटर ने उसे क्यों अपॉइंट किया है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट को वो क्यों ऑडिट करवा रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब जो ऑडिट है वो पहली बार की जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब जो ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है पहली बार। ठीक है? अगर जो बुक्स हैं कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूर, मतलब जो बुक्स है उनको ऑडिटर किया जाता है सेम ऑडिटर के द्वारा बहुत सारे सालों तक, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ऑडिटर के लिए इस ऑब्जेक्ट के बारे इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन अगर पहली बार की जाती है तो उसे इस चीज़ की इंक्वायरी वगैरह कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद आती है नेचर एंड टेक्निकल फीचर ऑफ बिजनेस। तो ऑडिट शुरू करने से पहले जो ऑडिटर है उसे कंप्लीट नॉलेज ले लेनी चाहिए बिजनेस का नेचर क्या है, और जो भी अदर टेक्निकल डिटेल्स है, मतलब गुड्स किस प्रकार के गुड्स में वो ट्रेड कर रहा है, फ्रॉम वेयर, जित ये गुड्स वो कहाँ से खरीदता है, कहाँ बेचता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सोर्सेज क्या है, उसकी पॉलिसीज वगैरह क्या है। ठीक है, अब है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। कहता है कि जो ऑडिटर होता है उसे नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में भी, जो भी फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लाइक एज इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सिनेमा है, क्योंकि अलग अलग बैंक अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम अपॉइंट करते हैं, उनके अलग अलग मेरिट डिमेरिट्स होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को उसे ध्यान में रखना चाहिए। स्टडी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, जो ऑडिटर होता है उसे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जो भी लॉ रिलेटेड है अकाउंट से। ठीक है, जहाँ पे वो ऑडिटिंग कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी है कि है ना वो ना रेगुलेट करे ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी वर्क उसे असाइन किया उसके अकॉर्डिंग वो चेक करे। इन केस कंपनी के केस में वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़े, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड को पढ़े कि ये उनके डॉक्यूमेंट्स के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, मतलब जो भी बेसिक रूल्स रेगुलेशन उनको ध्यान में रखे। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहता है कि जो ऑडिटर होता है वो ऑब्टेन करता है लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी मेंटेन किए गए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एज वेल एज जो नाम है लोगों के जो मेंटेन करते हैं इनको, वो सब ऑब्टेन करता है। ठीक है, स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक,
कहता है कि कमेंस करने से पहले अपने काम को जो ऑडिटर है उसे कंडक्ट करना चाहिए डेप्थ एग्जामिनेशन इंटरनल चेक सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन के उसे एक्सेस करनी चाहिए कैसे इफेक्टिव है सिस्टम ऑफ चेक एक्चुअली। जो इंटरनल चेक सिस्टम वो एक सिस्टम होता है जिसके बेस पे जो टोटल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में उसको डिवाइड किया जाता है। जो वर्क होता है वो एग्जामाइन किया जाता है सिमिल्टेनियसली एज इट इज़ बीइंग वंस। अगर जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो फॉल्टी है तो जो अकरेंस है फ्रॉड एंड एरर की इन द अकाउंट वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो ऑडिटर उसे असेस करना चाहिए कि जो इंटरनल चेक सिस्टम हो सेटिस्फैक्ट्री या नहीं। ठीक है। नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनल अकाउंट। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है कहता है कि वो काम कर रही है बहुत सारे मतलब वो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर तो जो ऑडिटर है उसे एग्जामाइन करना चाहिए पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट जो भी रिपोर्ट अकाउंट्स वगैरह की या जो भी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसे चेक करना चाहिए कि कोई भी भाई एडवर्स फैक्ट वगैरह तो नहीं आया सामने आता है। अगर कहता है प्रीवियस ऑडिटर पॉइंटेड आउट उसमें कोई कमी होती है डिफेक्ट्स पता चलता है रिपोर्ट में तो ऑडिटर है उसे उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है पीरियड ऑफ ऑडिट। जो ऑडिटर है शुड आल्सो उसे फाइंड आउट करना चाहिए पीरियड जो रिलेटेड है बुक्स ऑफ अकाउंट से जो ऑडिट की जाए। नॉर्मली जो ऑडिट है वो कंडक्ट किया जाता है एक साल में। हावेवर स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कहता है कि लार्जर और स्मॉलर पीरियड में भी ऑडिट किया जाता है। अब बात आती है इंस्ट्रक्शंस क्या हैं एम्प्लॉयर के लिए। अबव इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो ऑडिटर है वो इशू करेगा इंस्ट्रक्शन जो भी अपॉइंटर है उसे किन मैटर पे जो बुक्स है टोटल भाई शुड बी टोटल एंड ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो। जितने भी वाउचर है वो सीरियसली अरेंज हो। जो लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर है वो बनाओ। लिस्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है वो बनाओ। लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्यूड इनकम वो तैयार करो। जो लिस्ट है स्टॉक्स की वो बनाओ। जो मेथड है वैल्यूएशन की वो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बनाओ उनकी कॉस्ट वगैरह। जो लिस्ट है वाउचर की रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन गुड्स जो रिटर्न किए गए अलग अलग ब्रांचेस वगैरह के द्वारा। कंप्लीट डिटेल ऑफ परमानेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को तैयार करो। लिस्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वो तैयार करो। एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट के ऑडिटर के साथ वो चेक करो प्रिपेयर करो। एक लिस्ट है सभी डायरेक्टर की जिनमें उसके नाम एड्रेस है वो तैयार करो। जो ऑडिटर है गेट इन्फॉर्मेशन सभी मैटर पर ले सकता है एम्प्लॉयर से। जो इन्फॉर्मेशन है उसको जरूरत है टाइम टू टाइम चेक करने की। ठीक है। तो ये जरूरी है ऑडिटर के लिए कि वो प्रिपेयर करे ऑडिट मेमोरेंडम नोटबुक। ठीक है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। इस नोटबुक की एडवांटेजेस है कि जो ऑडिटर है वो फ्री रहता है जो ये प्रॉब्लम हो सकती है मैनेजमेंट से बार बार क्वेश्चन पूछने की। अब है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। जो ऑडिटर होता है ऑडिट करता है अकाउंट्स बहुत सारे कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशंस के। इसीलिए कंप्लीट करने के लिए सारे काम को स्पेसिफाइड टाइम में जो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है का वो जरूरी है। हर जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है सीए होता है उसके पास कुछ असिस्टेंट होते हैं जिनको बोल देते हैं आर्टिकल क्लर्क्स। इन असिस्टेंट्स में से जो एक्सपीरियंस है उन्हें बोलते हैं सीनियर्स एंड दो जो आर नॉट जो इतने स्किलफुल नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें बोल देते हैं जूनियर। तो ये ओनली थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो सकता है सीनियर एंड जूनियर के बीच में कि कम काम है ना वो पूरा हो जाए। जो जूनियर क्लर्क होते हैं उन्हें काम दिया जाता है गाइडेंस के अंदर सीनियर्स के। कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है काम को बांटने का। ये डिपेंड करता है कि भाई पार्टिकुलर ऑडिट की नीड्स क्या है। नॉर्मली जो मैचिंग है वाउचर की सब्सिडरी बुक्स के साथ एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टिंग लेजर के साथ एग्जामिनेशन टोटल एंड बैलेंस के साथ टैली करना ट्रायल बैलेंस को ये सब होता है। ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट ऑडिट प्रोग्राम। फाइनली भाई सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो ऑडिटर है वो एक प्रोग्राम बनाता है काम करने के लिए जिसमें कैसे वो स्टार्ट करे कहाँ से करेगा डिवीजन ऑफ वर्क कर देता है बहुत सारे लोगों में। तो ऑडिट प्रोग्राम है क्या। एक ये एग्जाम में आया था इंपॉर्टेंट है। ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान होता है काम का जो प्रिपेयर किया जाता है ऑडिटर के द्वारा सुपरवाइज करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए अपने असिस्टेंट्स को एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले। ऑडिट प्रोग्राम एक सिस्टमेटिक डिटेल्ड एंड रिटन प्लान होता है ऑडिट टेक्निक का जो अडॉप्ट किया जाता है। इसके बेस पे जो ऑडिटर है वो और जो उसका स्टाफ है प्रोसेस करता है ऑडिटिंग के काम को। मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट प्लान बनाने से रिलेटेड मेंटेन करना लिंक अलग अलग टास्क के बीच में जो भी ऑडिट वर्क में इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल के लिए भी स्टार्ट करने से पहले काम को जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो कंसिडर करता है बहुत सारे फैक्टर लाइक एस प्लान ऑफ बिल्डिंग ड्यूरेशन जिसके लिए भी कंप्लीट किया गया है। ठीक है ये सब। फिर डेफिनेशन कर लो एक ऑडिट प्रोग्राम एक आउटलाइन है सभी प्रोसीजर्स वगैरह जो फॉलो किए जाएंगे। ठीक है। ये ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होता है प्लान प्रोसीजर होता है एग्जामिनेशन के लिए। अब है एनालिसिस अबाउट डेफिनेशंस का देखें तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ताकि जितनी भी नीड्स हैं ऑडिट के दौरान उनको एनालाइज कर पाएं। जो प्लान है आफ्टर ईच एस्पेक्ट ऑफ द स्पेस वो लेफ्ट फॉर द सिग्नेचर होने चाहिए कल रख के जो जिसे वो काम दिया गया है। जो प्लान है हमेशा रिटर्न में होना चाहिए एंड प्रिपेयर किया जाना चाहिए ऑडिटर के द्वारा।
मेन एम क्या होता है प्लान का, ये चेक करना कि जो काम है ऑडिट का प्रोसीड्स किया जा रहा है कि इफिशिएंट मैनर में, कंप्लीटेड स्पेसिफाइड टाइम में, एंड यूनिफॉर्मिटी है जो भी काम किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी काम का पार्ट है ना इनकम्प्लीट ना रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, प्रिपेयर करना स्पेसिफिक फ्रेमवर्क ऑडिट वर्क के लिए, ताकि ये पॉसिबल हो कंप्लीट करना ऑडिट वर्क को स्पेसिफाइड टाइम में। जो डिवीजन ऑफ वर्क असिस्टेंस के बीच में, ताकि हर पर्सन अवेयर हो अपने ड्यूटीज़ के बारे में, वो बीइंग अवेयर हो द प्रोग्रेस के बारे में अवेयर हो जो भी काम किया जा रहा है। अगर एम्प्लॉय छोड़ देते हैं ऑडिट के दौरान तो असाइन करो सेम वर्क टू द पर्सन जो रिप्लेस कर रहा है उसको। मतलब भाई एक पर्सन जो छोड़ेगा उसकी जगह कोई आएगा तो उसे वो काम दे दो। रिमूव करो पॉसिबिलिटी किसी भी वर्क की जो भी रह गया है। फिक्स करो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पर्सन की। अब है ऑडिट प्रोग्राम के टाइप, तो स्टैंडर्ड और टेलर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि एक ऑडिट प्रोग्राम बेस होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे, ठीक है। इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली होते हैं और सभी ऑडिट्स के लिए। कोई ज़रूरत नहीं होती ऑडिटर को बार बार ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए हर ऑडिट के लिए, ठीक है। इनको फिक्स या प्री डिटरमाइंड या प्लान्ड प्रोग्राम भी बोल देते हैं। फिर बात आती है टेलर्ड मेड प्रोग्राम, ठीक है। जो टेलर मेड प्रोग्राम होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं सेपरेटली हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ध्यान में रखिए उसका नेचर, उसकी ट्रांजेक्शन्स का नेचर, मेथड अकाउंटिंग का, ठीक है। ये जो प्रोग्राम होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। अब बात आती है कि जब आप एक ऑडिट प्रोग्राम को बनाओगे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे। तो हर ऑडिटर एक ऑडिट प्रोग्राम को बनाता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, और ध्यान में रखता है नेचर बिजनेस का। जो ऑडिटर होता है वो सर्टेन स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम को यूज़ करता है हर प्रकार के अकाउंट्स के लिए, ठीक है। इनको बदला जा सकता है सिचुएशन और नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये डिपेंड करती है सक्सेस ऑडिटर के ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर। इसीलिए जब ऑडिट प्रोग्राम बनाए तो उसका फॉर्मेट भी अच्छा हो। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें, एक तो रिटर्न में ऑडिट प्रोग्राम हमेशा रिटर्न में हो, ताकि है ना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ऑडिटर मैन एम्प्लॉयज़ में वो ना हो, ठीक है। क्योंकि बार बार इंक्वायरी करने की भी जरूरत नहीं होगी जब रिटर्न होंगी सारी चीज़ें। क्लियरिटी, जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाए तो सिंपल लो क्लियर लो, ताकि हर कोई इसको समझ पाए, इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, जो ऑडिट प्रोग्राम है वो ना डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, ताकि जो भी काम उन्हें दिया गया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स हो स्टाफ्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग। जब भी डिवाइड किया जाता है काम को, ऑडिटर को कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए भाई कॉम्पिटेंस का लेवल क्या है उसके स्टाफ में, ठीक है। तभी वो असाइन कर सकता है काम को उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लोगों की जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम अलॉट हो। फ्लेक्सिबिलिटी, जो ऑडिट प्रोग्राम है फ्लेक्सिबल हो, ताकि ना अगर कोई भी सिचुएशन बदलती है तो कोई प्रॉब्लम ना हो उस प्रोग्राम को बदलने में। तो यही है कि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसको बदला जा सके। पॉलिसीज एंड प्रोविजन, तो कहता है कि वाइल फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट प्रोग्राम, जो भी रिलेटेड पॉलिसीज है प्रोविजंस हैं, ठीक है, बियरिंग ऑन द ऑडिट वर्क को ध्यान में रखो। लाइक एज मेमोरेंडम है, आर्टिकल है कंपनी के केस में, पार्टनरशिप डीड है पार्टनरशिप के केस में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो फिर बनाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो ऑडिट प्रोग्राम है कहता है कि वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि मेंटेन कर पाएँ कोऑर्डिनेशन काम के बीच में एंड कंप्लीट कर पाएँ ऑडिट वर्क को स्मूथली एंड स्पेसिफाइड टाइम में। प्रीवियस रिपोर्ट, जब भी ड्राफ्ट करें ऑडिट प्रोग्राम को तो जो फाइनल अकाउंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स है पास्ट ईयर की वो देखनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। डिपार्टमेंट वाइज एक सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम है वो प्रिपेयर करना चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए एंड सब डिपार्टमेंट्स के लिए। इसके अलावा डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम है उनको प्रिपेयर करने की जरूरत है, जो डिपेंड करता है नेचर पे, काम के एग्जाम्पल के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कैश परचेज सेल्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसमें ये हमें बताया गया स्पेसिमेन ऑडिट प्रोग्राम का कि भाई सिग्नेचर होना जरूरी, टाइम जो भी एक जॉब के लिए लगेगा ऑडिटर वगैरह ये सब, ठीक है। अब ऑडिट प्रोग्राम जब आप बना लेते हो तो इससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो एक तो काम को ना एबिलिटीज के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। तो कहता है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाने से जो ऑडिटर है वो असाइन कर देता है काम को स्टाफ को उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, और काम है ना कंप्लीट होता है फास्टली, ठीक है। डेटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एम्प्लॉय की वो डिटरमाइन की जाती है प्रोग्राम के बेस पे। इसीलिए हर पर्सन को काम दिया जाता है बहुत ज़्यादा सावधानी से एंड डिलीजेंस से, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस, जो ऑडिट प्रोग्राम होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज ए काइंड ऑफ प्रोग्रेस चार्ट के रूप में भी। ड्यू टू देयर बीइंग ए रिटन प्रोग्राम होने के कारण जो ऑडिटर होता है वो चेक कर सकता है प्रोग्रेस, जो भी काम किया गया एम्प्लॉयज़ के द्वारा टाइम टू टाइम वो फाइंड आउट कर सकता है जितना भी काम किया गया है, कुछ बचा है वो सब। यूनिफॉर्मिटी इन वर्क, जो ऑडिट प्रोग्राम होते हैं फॉर ए ईयर वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं इजीली ऑडिट प्रोग्राम को देखकर पास्ट ईयर का। एंड दिस इज द, इसके दो बेनिफिट्स हैं। कहता है कि क्या क्या है कि इंसर्ट करेगा यूनिफॉर्मिटी ऑडिट वर्क में, रोकेगा जो भी अननेसेसरी वेस्टेज वगैरह है उनको।
फिर है नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयज, अगर कहता है कि कोर्स ऑफ ऑडिट में कहता है ड्यू टू एनी रीजन कोई भी एम्प्लॉय जब वो छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है, तो ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा दूसरे पर्सन के लिए वो जॉब को संभालना, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम उसे गाइड करेगा प्रॉपरली। प्रूफ इन कोर्ट, इनके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है क्लाइंट में ऑडिटर वगैरह में चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस वगैरह के कारण, तो ऑडिटर है ना उसको प्रूफ के रूप में प्रोड्यूस कर सकता है कोर्ट में अपनी डिफेंस में। सेविंग ऑफ टाइम बाय वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना उनको कम किया जा सकता है ऑटोमेटिकली, टाइम भी बचेगा। सिमिल्टेनियस वर्क इन डिफरेंट बिजनेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी ऑडिटेड सिमिल्टेनियसली एंड इफिशिएंटली। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो क्लियर बनाता है कि क्या करना चाहिए, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम की जरूरत है, ठीक है। कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल बाय हैविंग ए प्रियर रिटन प्रोग्राम होगा ऑडिट वर्क के लिए, तो कोई भी फील्ड एंड एग्जामिनेशन का वन टच नहीं रहेगा, इसीलिए जो ऑडिटर हो सेटिस्फाई रहेगा एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जा सकता है। फैसिलिटी इन कंट्रोल, हैविंग ए ऑडिट प्रोग्राम जो फैसिलिटेट करेगा कंट्रोल ऑडिट वर्क पे, जो डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेसिफाई होंगी। ये इंक्रीज करेगा इफिशियंसी ऑडिट स्टाफ की एंड रिड्यूस करेगा जो भी नेग्लिजेंस एंड एरर के चांसेस है। अब बात आती है ऑडिट प्रोग्राम की कमियां क्या क्या है, तो वर्क है ना वो मैकेनिकल हो जाता है, क्योंकि जो वर्क है ऑडिट का वो कंप्लीटली किया जाता है ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। जो स्टाफ है ना वो वर्क करता है मैकेनिकली, मतलब जो भी उन्हें चीज़ बताई जाती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो नेग्लिजेंट हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव, ऑडिट प्रोग्राम बनाए जाते हैं एक बार, तो एम्प्लॉयज होते हैं ऑडिटर के, वो काम करते हैं ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, हंस ये उन्हें पावर नहीं देता, अपॉर्चुनिटी देता खुद की कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस को दिखाने की। मोरल इन्फ्लुएंस की कमी होती है, कहते हैं कि यूनिफॉर्मिलिटी होने के कारण जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइज वो पहले से अवेयर होते हैं एस्पेक्ट्स जो उन्हें देखनी है, ठीक है, प्री प्लान मैनर में करते हैं, और मोरल प्रेशर होता है ऑडिट का वो कम हो जाता है। डिफेक्ट्स टू डिटेक्ट फ्रॉड, हैविंग इन ऑडिट प्रोग्राम, तो कहता है कि वर्क को बहुत ज़्यादा बोरिंग बना देता है, मैकेनिकल बना देता है, तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इलास्टिसिटी की कमी, सिंस द ऑडिट प्रोग्राम इज फॉर्मुलेटेड इन एडवांस, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चेंजेस करना, चेंज के अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, ये फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। यूनिफॉर्मिटी हार्मफुल होती है, सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम है ना अप्लाई नहीं हो सकते हर बिजनेस के लिए, ये जरूरी है बदलना ऑडिट प्रोग्राम को, जो भी स्ट्रक्चर है बिजनेस का उसके अकॉर्डिंग। हाँ जो ऑडिट प्रोग्राम है उसको ना बदलने की जरूरत होती है। नो डिस्क्लोजर ऑफ इफिशियंसी, इन एफिशिएंट ऑडिट ट्राई टू कवर अप देयर इफिशियंसी, जो भी ऑडिट प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग। अगर ऑडिटर नेग्लिजेंट है काम को करने में तो वो ट्राई करेगा उसे रोकने के लिए, ऑडिट प्रोग्राम एक प्रूफ है, ठीक है। तो ये सब इसमें बताएगा, रेमेडीज बताएगी, इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।